अस्सलामुअलैकुम। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आपको ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब के सब इस वक्त खा पी के जो है वो अब उठ गए होंगे और अब दूसरे दिन भी जो है अब बहुत से लोग कुर्बानी कर रहे होंगे और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि और क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कोइन कर कहाँ है, ये रहे। ये साथ बैठिए, बिल्कुल साथ बैठिए। मैंने इतना खाया पिया कि मेरे फैसल को नजर ही नहीं आ रही है। खैर मुबारक जी। जैसे फैसल ने कहा ना कि बहुत सारे लोग कुर्बानी से फ्री हो गए होंगे, दूसरे दिन खाना पीना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर दूसरे दिन कुर्बानी होती है। जैसे मेरे घर दूसरे दिन कुर्बानी होती है, सो खवातीन दूसरे दिन काफ़ी जो है मसरूफ रहती हैं। हाँ, ये हम भी जो काम कर रहे हैं मसरूफ रहते हैं। आप मसरूफ थी? मैंने कुछ पकाया नहीं, मैंने सिर्फ खाया है। लेकिन हमने ये सोचा है कि आज हम ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी, उनका पसंदीदा खाना कौन सा, क्या वो खुद घर में कुर्बानी करते हैं, खुद छुरी चलाते हैं या नहीं। हम आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी से करवाने जा रहे हैं। वो शख्सियत ऐसी हैं कि एक तो उनका घराना माशाल्लाह जिसको कहा जाए ना कि इतना बुलंद है, दूसरा ये कि उन्होंने अपने लिए इतना ज़्यादा नाम कमा लिया है और अब तो माशाल्लाह ये जिसको कहते हैं ना रगों में सराइयत हो जाती है जब मौसीकी, तो वो होते होते नस्ल दर नस्ल वालिद, फिर उनमें और फिर अब उनके बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में भी। जी जनाब अली। तो विदाउट फर्दर एड्यू आज ईद के दूसरे दिन हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द वन एंड ओनली साहिर अली बग्गा से। साहिर भाई ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग जी। अब प्लेजर ऑल आवर्स। और बिल्कुल साहिर भाई ईद का दूसरा दिन है तो कैसी गुजरी है? पहला दिन कैसा गुजरा और दूसरे दिन का शुरू तो हमारी मॉर्निंग शो से हुआ। ईद हमेशा जी अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ होते हैं, टाइम मिलता है फैमिली के साथ रहने का। अक्सर होता है ऐसा कि हमें शोज़ वगैरह भी डेट्स आ जाती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यार ईद पे नहीं, प्लीज़ ईद पे माफ़ कर दें, फैमिली का टाइम है तो वो ज़रूरी है। तो ईद मैं समझता हूँ कि घर वालों के साथ है ईद है ही वो जिसमें अपने मौजूद हो। तब मैं जितने मेरे टूर्स होते हैं बाहर के, मुझे तो वो हर दिन ईद लग रहा होता है जब मैं अम्मी अब्बू को मिलता हूँ या फैमिली को मिलता हूँ, तो घर आना कम होता है इस लिहाज से। तो इस दफ़ा तो बहुत अच्छा लगा। हमने घर भी शिफ्ट किया था नया, तो नए घर में फिर सारी फैमिली हमारी आए हुई ना, तो उसमें फिर हमने जो होते हैं बकरे वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो वो शुक्र है अल्लाह का अच्छा गुजर गया। पहला दिन आज दूसरा है, तो आज आपके साथ इट्स आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुर्बानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने खुद छुरी चलानी है और खुद पास बैठ के गोश्त बनाना है, ऐसा ही होता है? ना मैं नहीं कर सकता, ये मैं देख भी नहीं सकता। ये है कि वो छुरी तो चलाने की दूर की बात, अब सिर्फ हाथ लगा देते हैं छुरी को, तो मैं तो देख भी नहीं सकता। बुनियादी तौर पे तो नियत होती है ना साहिर भाई? जी बिल्कुल नियत होती है। तो वो मैं तो कान बंद कर लेता हूँ जब आवाज़ भी आती है बकरे की बेचारे की, तो वो मेरे से थोड़ी देखा जाता है, डर लगता है। वैसे एक हमारी बचपन की ईद होती थी कि जब हम खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब इस प्रोफेशन में आ गए जहाँ पे ना दिन का पता ना रात की खबर, तो ऐसे में बचपन की ईद की कौन कौन सी यादें अभी तक आपको हैं और क्या तब्दील हुआ है अब आगे? अभी तक तो पहले ईद पे ऐसा होता था कि बस खेलते रहते थे कज़न्स वगैरह। हमारी अंदरून शहर में ना, लाहौर अंदरून शहर में हवेली है बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब्बू वगैरह की जो है, तो वहाँ पे सब कज़न्स वगैरह, चाचा के बेटा सब वहीं पे खेलते थे ईद पे। तो अब वो बहुत याद आती है, वैसे उसको मिस करते हैं क्योंकि अब कई बाहर चले गए हैं, कई छोड़ दिया घर वहाँ से। हवेली है अल्हम्दुलिल्लाह भी वो है, तो उधर जाते हैं तो वो पुरानी यादें आती हैं, वो देखते हैं वहाँ पे। तो हर ईद पे फिर पुरानी ईद के किस्से याद आते हैं कि बचपन में ये हुआ वो हुआ। तो बाकी टाइम है, मिस करते हैं वो बचपना भी और वो लोग भी, अपने कज़न भी, वो फैमिली, वो सारी चीज़ें। बहुत लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, शौक होता है कि अब्बा से जिद होती है कि 4-5 दिन पहले हम लोग जानवर ले हैं ना, हम तो अपने अब्बा से ही करते थे क्या, और फिर घुमाएं, फिर उनकी खिदमत करें, ऐसा करते थे? मेरा दिल उस वक्त तो बहुत करता था। उस वक्त होता था कि मैं, अब मुझे भी याद, अबू मुझे बताते होते हैं कभी कभी, मैं 7-8 साल का था तो मुझे भी याद है हल्का हल्का सा कि मैं कह रहा था कि मेरा बकरा कत्ल करने लगे, मैंने नहीं होने देना। तो मैं इस चीज़ पर रो रहा था कि मेरा बकरे को कत्ल करने लगे। वो अबू को पहले ले आए 10-12 दिन 2 हफ्ते पहले, तो उसके साथ खेलते रहे हम। तो जब उस ईद का दिन आया तो उसकी बारी थी, तो वो मैं रोता जाऊं कि बकरा कत्ल करने लगे, आप ये न करें।
तो वो मुझे अब वो सुनाते होते हैं आज भी बात, तो वो उस वक़्त इस तरह हो जाता था। बात यह है कि एक बच्चा है, साहिर अली बग्गा उसका नाम है, और मैडम नूरजहां के साथ, मेहदी हसन के साथ सिर्फ बैठना ही उनके साथ जो है वो इतनी बड़ी एजाज़ की बात है। इनके साथ परफॉर्म करना साहिर भाई मैं चाहूँगा हमारे देखने वालों को बताएं, हम तो नहीं देख सके इनको इनकी परफॉर्मेंस। मैं असल में जब आप जैसे मेरे बेटे को देख रहे हैं ना, इसी तरह था मैं भी, तो शौक़ था, बहुत शौक़ था। तो मतलब गाना उस टाइम में मैं अब्बू के साथ कभी चला गया तो वहाँ पे उनके गाने हो रहे, नूरजहां साहबा के या मेहदी हसन साहब के, तो वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे तो होता था कि मैं भी बजाऊँ इसके अंदर, मैं घुस जाऊँ इसके अंदर। अब मैं बच्चा था, वो प्यार बहुत करते थे नूरजहां साहबा, मुझे पकड़ लेती थी, गोद में बिठा लेना, मेहदी साहब ने पकड़ लेना, तो मुझे कहता रहे तू बहुत, अबे छोटू तू बहुत तेज़ है रे, इस तरह की बातें। फिर नूरजहां साहबा बहुत प्यार करती थी। तो जब मैंने बजाना तो मतलब उनको अच्छा लगना। तो एक बार तो हुआ था ऐसे कि मैं बजा रहा था, तो जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो कहते थे ये क्या बच्चों को बिठाया हुआ है आपने, ये कौन है? तो वो कहीं सही बजाता हो, वो कहें नहीं ये कहाँ से बजा सकते हैं, इतना सा बच्चा ये आप। तो उस वक्त तक ना म्यूज़िक की रिहर्सल होती थी, उसके बाद फिर नूरजहां साहिबा आती थी स्टूडियो में, फिर गाना टेक होता था। तो उस टाइम रिहर्सल हो रहा था, तो नूरजहां साहिबा नहीं आई हुई थी ना उस वक्त, उन्होंने आना था अभी। तो डायरेक्टर कहे कि ये बच्चा नहीं बजाएगा तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। म्यूज़िक डायरेक्टर कहे कि यार ये सही बजाता है, ये सही करेगा। वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे पता नहीं कैसे बच्चों को बिठा रहे हो, मेरे इतने पैसे लगे हैं फिल्म पे, मैं तुम क्या समझ रहे हो ये तो वो। तो एक बार नूरजहां साहिबा आई तो उन्होंने कहा जी कि हम साहिर से करवा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बच्चा है। तो नूरजहां साहिबा कहती है कि ये बच्चा नहीं है ये मेरे कई गाने बजा चुका है और यही बजाएगा इस गाने में। अच्छा। हाँ जी, नूरजहां साहिबा ने, फिर मैंने वो उस वक्त बिलावल फिल्म का म्यूज़िक हो रहा था 92 में, 91 92 आई थिंक सो उस ज़माने में। तो मैंने उस फिल्म के म्यूज़िक बजाया था। फिर मुझे उसी फिल्म के बाद चाइल्ड स्टार अवार्ड भी मिला था। तो वो इधर लगा हुआ है, मुझे नूरजहां साहिबा ने मुझे दिलवाया था, वो इधर पड़ा होगा साइड पे, ये वाला। ऐसे नहीं हुआ ये उस ज़माने का, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले का, 30 साल पहले का। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह आपका हर गाना जो आता है सुपर डुपर हिट जाता है, लेकिन आपकी नज़र में कौन सा ऐसा आपका गाना है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने आपको बिल्कुल बुलंद शोहरत की बुलंदी? मेरी एक बहुत थी अपना ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं जैसे रेडियो पाकिस्तान चले जाएं या आप टीवी स्टेशन चले जाएं या कराची के या लाहौर के कहीं भी, तो एक उधर नेशनल आइकॉन में मेहदी हसन साहब की, नूरजहां साहिबा की तस्वीर लगी होती थी। मेरा बड़ा दिल था कि मेरे भी कभी लगे यहाँ पे। तो वो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो पाकिस्तान जिंदाबाद था मेरी लाइफ का। नेशनल काम से मैं इस साइड पे आया हूँ। अच्छा, साहिर भाई ने अवार्ड्स का तस्करा कर ही दिया है, तो मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी साहिर भाई, अगर आप अगर आपकी इजाज़त हो जरा इन अवार्ड से जुड़ी भी यादें जो है वो भी बताएं। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो साहिर भाई की गैलरी जो है अवार्ड्स की वो आपको दिखाएंगे। साथ रहिएगा। हम आ गए अब साहिर भाई की ये गैलरी रैक में, और यहाँ पे इस रैक में अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं। यहाँ पे खूबसूरत अवार्ड्स जी, यादें बातें कितनी ही एसोसिएटेड है। साहिर भाई प्लीज़ हमें बताएं कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं इन अवार्ड्स के साथ और कौन कौन से हैं? बहुत इसमें ये मेरा बचपन का, जब मैं आपको बता रहा था अभी कि जब मुझे नूरजहां साहब मैंने रिकमेंड किया था चाइल्ड स्टार अवार्ड के लिए, तो ये अवार्ड मुझे मिला था। अच्छा, उस वक्त आपकी एज कितनी थी? उस वक्त मैं 10 साल का था। 10 साल की उम्र में? उससे पहले भी ये मैं देख रहा हूँ कि स्कूल वाले जो है ना, जैसे ये वाले हैं, अच्छा ये छोटे छोटे जो अवार्ड्स होते हैं ना, इनमें जंग भी बड़ा ऐसे लग जाता है। हाँ, लेकिन ये संभाल के रखने में मजा आता है ना, क्योंकि ये यादें होती हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी बताएं। कनाडा से मिला था जिंदाबाद फिल्म का मोज़ाइक अवार्ड। ये कनाडा पंजाबी फेस्टिवल होता है, पंजाब इंडिया और पाकिस्तान पंजाब का एक जो होता है, उसमें मैंने विन किया था। मैंने वहाँ इंडियन कंपोजर भी थे और मैं भी था यहाँ पे। फिर इसके साथ ये मैं सोशल मीडिया में
जो सिंगिंग रेटिंग हुई थी उसमें मैंने ये विन किया है। बहुत हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स हैं। फिर ये बड़ा स्पेशल है, ये लंदन से बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड है। इसमें मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ब्लेसिंग्स। इसमें AR रहमान भी नॉमिनेट थे मेरे साथ, लेकिन मैं इनकी, हालांकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ उनको, लेजेंड मानता हूँ। ये जी हमारा नेशनल अवार्ड मुझे मिला था अपना पाकिस्तान PTV से, नेशनल अवार्ड। अच्छा, मैं चाहूँगी इसके हवाले से बताएं। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक तो मैं ब्राइडल परफॉर्मेंस भी हूँ, तो मुझे ये जी पहले जी मैं इसका तारीफ करा दूँ, इसका बहुत शौक था जाने का कि मुझे भी टीवी पे लेके आए। ये जी समर है, ये मेरे साथ 15-16 साल से इस घर में ही है माशाल्लाह, मेरे साथ हमेशा से। काम बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। देखिए चाय बाहर के गला नहीं खराब होना चाहिए, चाय लेकर आए। ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं जी, तो आप पियेंगे आपको अच्छी लगेगी। चलें समर, आज आपके हाथ की चाय पीने का हमें मौका मिल गया। थैंक यू समर यार, शुक्रिया शुक्रिया। पीने के बाद बताएंगे चाय कैसी समा ने बनाई है। ठीक है साहिर भाई, आप बता रहे थे वो अवार्ड। जी बिल्कुल, तो ये जी एयरफोर्स, ASF, ISPR, आर्मी हमारी, ये मेरी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से मुझे बहुत हुई हैं। ये तमग़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मिलता है आपको, ये 2021 में मुझे मिला था, मतलब इस तरह का मुझे 2020 में भी मुझे मिल चुका है पहले भी। हाँ जी, तो बाकी कुछ और चैनल्स जो हैं जैसे हम जहाँ पे हमारे OSTs हमारे ज़्यादा चल ड्रामे चलते हैं, उनमें भी ऐसे ही है कि जहाँ पे कभी उनके अभी 5 अवार्ड हुए हैं ना, तो 4 मैंने विन किए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। महक, आपका फेवरेट OST कौन सा है साहिर भाई? मेरा फेवरेट वो है जो प्यार है तुमसे। अच्छा, प्यार है तुमसे मगर, हाँ बिल्कुल जबरदस्त। और आप याद है मुझे 2012-13 का याद है, शहर यारा। वो मेरा बड़ा फेवरेट है। क्या बात है। अच्छा साहिर भाई, मुझे बताएं कि OST और गाने में क्या डिफरेंस है? यार देखें, पहले जब हम करते थे ना, जब मैं आया था OST फील्ड में, तो उस वक्त जब मैं गाना बनाता था तो मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते यार ये फिल्मी गाना लग रहा है, ड्रामे का नहीं लग रहा, क्योंकि उस ज़माने में एक पेंट हुआ था कि OST ऐसा होता है। तो मैं कहता था गाना गाना होता है, वो ना OST होता है, तो ना वो फिल्मी गाना होता है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ठीक है, मैंने कैसी आपकी मेमोरी रिवाइव करवाई है, 2 लाइनें शहर यारा की हो जाए ना, मुझे इतना याद है, शहर यारा शहर यारा शहर यारा दिल ना दे शहर यारा। अच्छा, ईद का दिन है और जब बड़ी ईद होती है ना, तो हर घर में खाने पकाने का बड़ा रिवाज होता है। कभी कुछ पकाया आपने किचन में जाके? जब मैं बस खड़ा रहता हूँ किचन में, खुशबू में लेता हूँ खाते कुछ नहीं है? खाता हूँ। ईद पे तो हमारे, तो आपको पता है हम लाहौर अंदरून शहर के हैं, तो हमारे तो पहले डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या बनना है, दिन में रात में क्या है, दूसरे दिन क्या है, तीसरे दिन क्या है। तो माशाल्लाह मेरे भाइयों से कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कई पहलवान फैमिली में है। मैं तो जितना भी हूँ बड़ी मुश्किल से इतना मैं अपने आप को रखा हूँ। तो यानी आप डाइटिंग सही टिका के करते हैं? जब करता हूँ, जब नहीं करता तो फिर कहता हूँ जाने दो, अब जो भी हो रहा है देखिए, जो सामने आ रहा है खा जाओ। वैसे क्या पसंद है आपको खाने? मुझे घर का खाना कुछ भी हो, मुझे घर की हर चीज़ पसंद है, जिसमें आप लगा लें कि बिरयानी चावल वगैरह। हमारे घर में एक स्पेशल डिश बनती है जिसको हम तारी बोलते हैं। तारी सुना होगा आपने नाम? वो सिंध में, कराची में उसको तहड़ी या तहाड़ी और वो तारी। हाँ, वो उस तरह, तो वो बहुत फेवरेट होती है। वो हमारा कोई ऐसे त्यौहार बड़े हों तो वो ज़रूर बनती है घर में। तो उसके अलावा जब बकरा ईद है तो फिर वो बकरे बेचारे के जो हाल होता है ना, वो फिर ये कीमे वाले नान, ये बारबेक्यू, ये वो तो बहुत दिन डिसाइड हुए होते हैं, तो उसमें भी चलता है। फिर मेरे अब्बू बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, फिर हम सब भाई अब्बू को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ अब रात को आप बना दें, आप कर दें इस तरह। बाकी अम्मी का तो कमाल ही क्या बात है। फिर मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है खाना। वो सारे सब मिलने के अब्बू अम्मी के स्टूडेंट हैं, भाभियाँ भी, मेरी वाइफ भी, सब। आपको बतौर एक म्यूजिशियन, बतौर एक कंपोज़र, क्या लगता है कि अभी हमारी जो दोनों म्यूज़िक है, फिल्म इंडस्ट्री की या फिर ये पॉप जॉनर की, किस तरफ जाते हैं, इसको देखते हैं? अब काफ़ी बेहतर हो गया। देखें, एक टाइम पे हमेशा हमारा पॉप म्यूज़िक जो है वो
जो हमारा क्लासिक म्यूज़िक है वो तो हमेशा अपने कल्चर से रिलेट करता है, तो वो मैं समझता हूँ मैं भी वैसे ही करता हूँ। मैं कोई ना कोई मेरे फोक गाना मैं ज़रूर करता हूँ, नेशनल गाने मैं ज़रूर करता हूँ। तो बाकी जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक है, फिल्में बनेंगी तो म्यूज़िक बनेगा ना, तो फिल्म वाला सीन जो है यहाँ पे लंबी कहानी है। ये भी एक कि प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते थे, सिनेमा ऑनर्स जो थे वो फिल्म बनाते थे, उन्होंने अपने सिनेमा चलाने होते थे। तो अब जो सिनेमा बनाते हैं वो उनको उस तरह की, मेरा ख्याल है उनको रिस्क लेना नहीं चाहते या उनको हिम्मत नहीं है शायद रिस्क लेने की। कभी किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले, एक्टिंग शेक्टिंग का, कौन सी मूवी, किस तरह की मूवी करना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक टारगेट है, मैं उस पे आऊँगा और मैं ऑलमोस्ट इंशाल्लाह इसी ईयर आ जाऊँगा। मेरा यूट्यूब चैनल जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाइप पे है, उसके ऑलमोस्ट 3 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं उसके व्यूज़ जो है, सब्सक्राइबर्स जो है उसके। तो हम उस पर शॉर्ट फिल्म्स करना शुरू करने लगे हैं, लेकिन कोशिश है कि हम स्टार्ट तो करें यहाँ से। तो नया दिन के ईद स्पेशल पे आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं कि साहिर अली बग्गा बनाने जा रहे हैं फिल्म। बहुत जल्दी इन एक्शन में हमें नजर आएंगे। आपका अपना पसंदीदा गाना जो आपने गाया वो नहीं किसी और का, वो कौन सा है? वो काफ़ी गाने हैं मेरे। अब देखें हर गाना जो आपका जो कंपोजिशन जो होती है आपकी, वो आपको ऐसे ही होता है जैसे आपका कोई बहुत दिल से लगी हुई चीज़ होती है। इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा अगर आप हमें सुना भी दें। कौन सा सुनेंगे, हम तो सुनेंगे या गाना? गाना सुना। गाना सुना देता हूँ मैं जी। हाँ ठीक है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है जनाब यारी। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे मेहमान हैं, खास मेहमान जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ईद स्पेशल नया दिन। और जैसा कि हम गुफ्तगू कर ही रहे थे, हमने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने एक लेजेंड से तो बात की, लेकिन अब हम जनाब अली लेजेंड्स की लाइन लगा रहे हैं। पूरा सोफा भर के पूरा। तो साहिर अली बग्गा साहब तो हमारे साथ मौजूद थे ही, अब उनके वालिद अमजद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और दोनों जो साहबजादे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, आज़ान और ज़हीर भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। अंकल कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह। कैसा महसूस आप करते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है ये टैलेंट मुंतकिल होता जा रहा है और अब छोटों में भी आ गया है? अल्लाह पाक दा बहुत करम है, बहुत करम नवाजी है। हमेशा खानदाना दे दीवे ना दीवा बलदा है और परवरदिगार ने काफ़ी नस्लों तो यह सिलसिला जारी रखा है। पहले असीं ताहो बरादरां तो मशहूर सां और इस वक्त जिहड़े साडे भाइयों के बेटे ने और मेरा बेटा है साहिर अली बग्गा, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा नाम दिता है। माँ बाप तो सब बच्चों दुआवां देंदा है, लेकिन करम नवाजी अल्लाह की तरफ तो होती है। मैं समझदा दुआवां तो असीं दित्तियां ही ने, लेकिन अल्लाह का खास करम होया है कि बेटे फरमाबरदार भी ने, अल्लाह ने लायक भी कर दी ने और बहुत माँ बाप की इज्जत करते हैं और फरमाबरदारी करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। बेशक, और जाहिर सी बात है फरमाबरदारी होती है तो फिर फैसल ये जन्नत होती है जो आप दुनिया में कमा लेते हैं ना, कि जब माँ बाप की खिदमत आप कर रहे हैं तो ये आपने दुनिया में जन्नत कमा ली, और क्या चाहिए आपको? ऐसा होता है, बेशक ऐसा है कि असी माँ बाप की खिदमत की है, उसका अजर भी औलाद तो मिले है, लेकिन ऐसा भी होता है कि नसीबां दे विच नहीं भी होता। लेकिन अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र है कि साडे नसीबां च खिदमत भी है,
पोते पोतियां सारे खिदमत करते हैं और मुहब्बत करते हैं। पहले सारे लिए अपना इन्हों अपना जो आंदा सी दसिया थोड़ा बहुता अगों करम नवाजी हुई। हुण मेरे पोते ने इन्हों वास्ते जिहड़ा सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह तुहाडीआं दुआवां दे नाल ਇਹ भी लायक होणगे अपने बाप की तरह और खानदान की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला अपना ज़ाहिर है बहुत अच्छा ड्रम प्ले कर रहा है। जिस तरह सारे अली ने बग्गे ने मेरे तो न्यूट्रिशन सीखी सी मुकम्मल तौर पर, इस तरह वो प्रैक्टिस कर रहा न्यूट्रिशन की। इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब किताब के नाल ड्रम प्ले करेगा और इंस्ट्रूमेंट भी बजाएगा दूसरे और ट्यूना भी बनाएगा। और अपना अजान है, यदि पढ़ाई मुकम्मल हो रही है माशाअल्लाह, बहुत सही ने। अगे ही बहुत नाम है उन्हें जोड़े तराने गाए ने। तो हूँ नहायत अपना केसट कंप्लीट होएगा, अपने गाणियां दा अपनी खुद ट्यूना बना रहा है। और जब हम आ रहे थे मैंने आपको बताया था कि एक शख्सियत थी जो कि क्या थी। हम ये समझे कि शायद साहिर भाई जो है वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको गुस्सा आया किसी बात पे और वो आज ड्रम पे उतार रहे हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि वो कौन बजा रहे हैं तो और कोई नहीं बल्कि ज़ाहिर। कैसे हैं आप? ठीक। ज़ाहिर ये पहले तो अपनी एज तो बताएं यार। जी मैं अभी 13 का हूँ। आप 13 के, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? जी मैं 6th में हूँ। और ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं ये रोज़ाना ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं, आज कोई ख़ास जोश आया हुआ था आपको? ये रोज़ाना तो अलग प्रैक्टिस होती है, पर आज अलग करने से क्योंकि ईद भी आए। ओह वाओ, सो ईद का मौका है तो आपने सोचा कि कुछ अलग हो जाए। इसका ऐसे रहता है, ये ज़्यादातर ना म्यूज़िक रूम है ना नीचे सारा, स्कूल से भी आते हैं तो आते ही इसने यूनिफॉर्म में ड्रामे बैठ जाता है, पियानो में बैठ जाता है, गिटार पकड़ लेता है। तो अजान थोड़ा इसको समझाता भी रहता है क्योंकि अजान इस वक्त जो है ना वो क्रिएशन वाले जोन में है। ये लिखता भी है, अपना कंपोज भी करता है, इसका सोचने वाला काम ज़्यादा होता है और इसका दगड़ दगड़ वाला ज़्यादा होता है। तो वो उसको कहता है यार रुक जा थोड़ी देर, तो इनका आपस में कुछ चलता रहता है। वो होते हैं ना वाटर एंड फायर का मिक्सचर। हाँ ये वो सीन है। हाँ तो ये भी आ जाएगा इस जोन में एक दोस्त, वो थॉट प्रोसेस वाले चीज़। हाँ क्योंकि वो भी ऐसे ही था पहले इस एज में। हाँ वो भी। हाँ तो अब थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है हमारे में कि आप को ये एक तो होता है कि आपके हाथ बहुत अच्छे हैं, आप बजाते बहुत अच्छा है, आप बजाते क्या हैं ये सोचना जो है ना ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लर्निंग प्रोसेस इस एज में भी आपका चल रहा है। तो अजान जिस तरह से आपके अब्बा भी बता रहे हैं, तो आप ज़रा बताएं कि ज़्यादा क्या करने का शौक़ है? मुझे हाँ स्टार्टिंग में मैंने गिटार से शुरू किया था। अच्छा। बैक इन 2017 मैंने गिटार से शुरू किया था बाबा के साथ, फिर मैं एज अ गिटारिस्ट काम करने लग गया था बाबा के साथ। इनके बैंड में भी मेरे जो ओएसटीज वगैरह जहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें 2-3 इयर्स में मैं प्रोफेशनली गिटार एज अ गिटारिस्ट काम। वो बेवफाई, तो वो गाना वो अब अलग सी बात है कि गाना कॉमेडी है लेकिन उसका नाम बेवफाई है। हाँ मॉडर्न गाना है तो मतलब ऐसे बेवफाई सुन के लगता है कि बड़ा सैड होगा, रोने धोने वाला, लेकिन वो नहीं है। तो वो है कॉमेडी गाना। तो वो सारा गाना अजान ने अरेंज किया हुआ है, गिटार कोड प्रोसेस उसका सारा। मौका तो नहीं है लेकिन इंसान की ज़िंदगी में वो मेमोरीज़ रह जाती हैं। जब एक बहुत दिल खराश वाक़या पेश आया हमारे मुल्क में, आपको बुलाया गया और आपको कहा गया कि जी इस पर आपने करना है ये, क्योंकि मौसीक़ारों का चाहे वो जंग का दौर हो, अमन का दौर हो, किरदार उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्ट्रॉन्ग। मैडम का तो आप देखें उन्होंने बॉर्डर पे खड़े होके जो गाने गाए तो जोश और वलवला हमारे जवानों में था, वो दीदनी था। ऐसा ही वाक़या आपके साथ पेश आया, वो क्या था? और फिर कौन से वाले ने फिर वो यादगार जो था नगमा, वो तराना जो था, वो ज़रा वो हमें स्टोरी तो बताएं। मेजर इमरान रज़ा जो है उन्होंने लिखा था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो ये मुझे लाइन बहुत अट्रैक्ट की थी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी लाइन है, इस पर मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने ये गाना बनाया, इसको मैंने कंपोज़ कर लिया, उन्होंने मुझे लिख के दिया, म्यूज़िक भी तैयार हो गया। फिर बहुत बहुत बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स जो हैं, तो हमें जब आइस प्यार से आया कि भी आप सबसे इनसे बात करें कि वो गाएंगे। लोगों को पता था कि ये नेशनल सॉन्ग की तरह की चीज़ है, जैसे होती है। तो उन्होंने अपने पैसे भी ले लिए और तैयार भी हो गए। तो जब गाना सुना तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। क्यों? आपको पता ही है कि जो हालात थे उस ज़माने में। तो मैंने फिर मुझे बात बहुत बुरी भी लगी है कि भी आप अगर आप
किसी टाइम पे आप अपने कौम के साथ या अपने मुल्क के साथ नहीं खड़े हो सकते तो आपकी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या करने आ रहे हैं? आप किसी को पता नहीं, एक सिंगर को मैं सिर्फ कह रहा हूँ मुझे डेट चाहिए तुम्हारी, वो उसको क्या पता मैं क्या करवाने लगा उससे। और जब वो सुनता था तो कहता था ये तो मैं ये हो जाएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन मुझे पता था इससे होना क्या है। सबने जिसने सुनाया या जितना बड़ा उसका हुआ। और फिर वो किसके नसीब में आया? फिर वो मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चे से गवाता हूँ किसी, क्योंकि वो रिलेट कर रहा था और सारी चीज़ें। फिर इमरान ने कुछ लिरिक्स चेंज कर दिए तो वो बच्चे की ही तरफ से हमने उसको बना दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ चर्च में हमारे जो यहाँ पे हैं क्रिश्चियंस में बड़े अच्छे बच्चे होते हैं वो गाते हैं। फिर हमारे हाँ जी, तो वहाँ से मैंने बच्चे बुलाए। कुछ और म्यूज़िक फैमिली से रिलेट करते हैं जो और मतलब जो घरानों के हैं उनके बच्चे मैंने उनमें से बुलाए। लेकिन वो कुछ ना एक जो कंपोजिशन होती है, लिरिक्स होते हैं, उसमें एक मासूमियत अलग सी होती है। आप किसी खान साहब के बच्चों के ठुमरी सुनाओ वो बहुत अच्छी सुनाएगा, आप उसे कहीं रफ़ी का गाना सुनाओ वो नहीं गाया जाएगा उससे। तो ये समझ रहे ना आप? तो वो इसी तरह मैं जब कर रहा था तो ये मेरे पास ही बैठा हुआ था, छोटा सा बिल्कुल ये, तो मैं कर रहा था तो वो बच्चों को याद करा रहा था, उसको ट्राई कर रहा था, तो वो हो नहीं रहा था, मुझे बैठ नहीं रहा था। मैं किसी बच्चे को मैंने कहा कि ये उसने कर लिया, माइक पे गया है तो वो डर गया। तो इसी तरह फिर मैं ट्राई कर रहा था तो ये हंसी आ रहा था पास बैठ के बच्चों पे, क्योंकि ये भी बच्चा ही था। तो मैं ऐसे क्या कर रहा है यार तू, क्यों से जाके ऊपर बैठ। तो कहता है मैं ट्राई करूँ, मैं कहता याद हुआ है? कहता हाँ। मैंने बिल्कुल नहीं करवाया था इससे ना कुछ। तो ये माइक पे गया है तो इसने 1 टेक, और इसकी आवाज़ में मासूमियत भी आ रही थी तो इसने गाया तो वो फिट बैठ गई इसकी आवाज़ के ऊपर और इसने 1 टेक गा दिया। और इसकी मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है कि ये इतनी बड़ी चीज़ पाकिस्तान में जब हुई है तो मेरे कंपोज मैंने इसको किया, मैं उस प्रोजेक्ट को मैं हेड किया तो इसने गाया। तो वो मैं समझता हूँ कि ये सदाबहार एक चीज़ बनी है ऐसी कि ये हमेशा याद रहेगी और ये एक कौमी अचीवमेंट के तौर पे ये चीज़ जो है वो याद रहेगी। अच्छा, अब ये ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि जैसे उस्ताद जी सिखाते हैं शागिर्द को, और फिर एक तो वालिद अपने बच्चे को, फिर जो बच्चा है फिर वो अपने बच्चे को, तो ये रिश्ता कैसे रहा? डांट डपट वाला था या प्यार मोहब्बत वाला था? एक ब्रेक के बाद लगा गले जुदा किया तो ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, 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 दीवानगी। थैंक यू। ये देखा आपने कि जो सबसे इस वक्त मौजूदा नस्ल है वो गिटार बजा रही है और वालिद हैं उनके वो गाना गा रहे हैं, और जो इन सबके वालिद हैं, वालिद के भी वालिद हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। और क्या ही खूबसूरत ये फिल्म है। अच्छा, वैसे मैंने एक और चीज नोट की थी कि जब अब्बा जी बड़े हैं ना, वो देख रहे थे अच्छा कहीं कोई गलत तो नहीं बजा रहा, फौरन से डांट पड़ जानी थी। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता ना तो ऐसे डांट पड़नी थी। तो ये बताएं, अच्छा पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप अंडर ट्रेनिंग थे अब्बू जी के, तो उस वक्त कैसे ट्रेनर थे? ये डांट डपट वाले थे क्योंकि ये बड़ा डिसिप्लिन का काम है। अब्बू का असल में ना डिसिप्लिन बहुत अच्छा है बताने का शुरू से ना, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है। अबू वाहिद आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लिख के बजाया है, जो डिसिप्लिन होता है, जो तरीका है असल करने वाला। जैसे आप बड़ी बड़ी सिम्फनीज देखें ना, गौरों की सिम्फनीज जो म्यूज़िक होता है, तो वो ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो सब लिख के बजाते हैं गोरे सब। हाँ, तो अब्बू का असल में ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सबसे पहले ये सीखा। इनके उस्ताद थे, रियाज साहब बोलते हैं, हम मिले भी उनसे, वो हयात भी है माशाल्लाह।
तो वो उनसे अब्बू ने ये सीखा। फिर वो जो सिखाना था ना, पहले हमें सिखाया कि भाई जैसे अलिफ बे ABC सीखते हैं, तो उसके बाद आपको जब आए तो फिर आप लफ्ज़ जोड़ के लफ्ज़ पढ़ भी लेते हैं। तो इसका भी इसी तरह ही है, नोटेशन है हर चीज़ की उसकी, कि आप बीट, ये बीट है, फिर इसको बजाएं। अब डांट तब पड़ती थी कि जब उसकी तरफ ध्यान नहीं होता था, तो वो फिर जब पढ़ती तो लेती थी शुरू से। और इसमें ये था कि हमेशा बताने का जो तरीका होता है वो आप अगर सही बता रहे हैं तो अगर वो समझ आ जाता है, कर लेता है। हाँ, तो डांट हमेशा तब पड़ी है जब ध्यान गलत हुआ है। पंजाबी वालिद हैं, डांट पे एक दफ़ा होता था या बात उससे आगे जाती थी? नहीं, वो फिर जब जाने इतनी नहीं हुई कभी भी ज़िंदगी में, लेकिन ये है कि पड़ जाती थी इस बात से कि भाई तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे, हालांकि पता है कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा बेहतरी के लिए। डांट इस बात में पड़ती थी कि भाई ये बच्चों वाली हरकतें जब हम करते थे। हाँ, और यही सवाल बच्चों वाली हरकतों से बच्चों से ही सवाल करते हैं, आप लोगों को कैसा ट्रेन करते हैं आपके वालिद? दादा से ज़्यादा इनका। हाँ, जब दादा मिलते हैं ना, ज़्यादा हम दादा से ही सीखते हैं। मैं तो बल्कि आगे हैरान हो रहा था कि सर इसको ये भी याद हो गया था, मुझे बताओ तो अब्बू ने कराया इनको। तो दादा से डांट पड़ती है? कितनी देर हो गई आपसे डांट पड़े, मैं इसकी उम्र का था। अच्छा, नहीं, मुझे अब्बू की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे एक दोस्त ने अब्बू से पूछा कि ये पोतों का क्या प्यार होता है, कि जी ये बड़ा एक अलग ही होता है। अब्बू ने इसको कहा कि यार ये प्यार वो होता है कि मेरे सामने इनका बाप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कितना माल से ज्यादा सूद प्यारा ये वो वाली चीज है। अच्छा, अब जनाब अली, अब हम यहाँ पे महक काम करते हैं। ड्रम तो जे बहुत अच्छा भाई, मुझे तो वाकई, क्योंकि जब हम एंटर होते हैं तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मतलब आप साहिर भाई ये बजा रहे हैं तो ये मतलब क्या गुस्से में है, मोहब्बत में, लेकिन भाई उनका छोटा बेटा क्यूरियोसिटी रखेंगी। मैं कहता हूँ कि आप जो हैं वो ज़हीर को, अजान को जो है वो उधर ले जाएं। मैं दरख्वास्त करूँगा साहिर भाई से कि ज़रा अपने स्टूडियो को तो विज़िट कराएं, उस जगह का जहाँ से बेशुमार और बाकमाल लातादाद धुनें और गाने निकले। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं साहिर भाई के स्टूडियोज़ में, और व्हाट अ ज़बरदस्त सीन यार। बेटा आपका बजा रहा है और आप भरपूर। वैसे साहिर भाई, ऐसी बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ बड़े लड़के ख्वाहिश होती है, लड़कियों की ख्वाहिश होती है म्यूजिशियन बने, मेहनत अपनी जगह, लेकिन कितना कॉस्टली भी हो चुका है ये काम। डिपेंड करता है। अभी तो चीप प्राइस में भी मिल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि करते हैं प्रोफेशनली, तो हमें जो चीज़ें हैं वो हमें रियल लेनी पड़ती हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं, क्योंकि अब मुझे शौक़ भी है और मैं जब बाहर जाता हूँ तो जो कमाता हूँ मैं चीज़ें ले आता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे आपने कोई चीज़ कंपोज भी की हुई है ज़रा? ये जी असल में अजान अपना एक गाना बना रहा है, तो हालांकि मैं तो सिर्फ मुझे तभी सुनाता है जब कुछ कर लेता है। अच्छा। तो मैं इसका एक अपने साउंड है, इसका एक अपना मूड है गानों का। तो इसने एक बड़ा अच्छा गाना बनाया हुआ है इसने, क्योंकि इनको अभी छुट्टियाँ हुई थी स्कूल से, और अब इसने बनाया। थोड़ा सुना जरा ट्रैक क्या है, जो थोड़ा गुनगुना के भी सुना रहा था। ये बोल रहा है साहिर भाई, आपने म्यूज़िक कंपोज भी कर दिया, गा भी लिया है खुद, यूट्यूब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्या चीज़ रह गई है साहिर अली बका की ज़िंदगी में, जो पहले तो हम दुआ करते हैं कि वो आप खुद करें, लेकिन अगर नहीं कर सके अब तक, तो चाहते कि यार ये जो है ना, ये लोग करें? मेरा कैरियर हमेशा ऐसा रहा है कि जैसे जैसे चलता गया। अब मैं पे भी यही है, जब बच्चा था, जब छोटा था, तो इसके हाथ, इसकी किस्मत में वो गाना आ गया इससे, जो कि हज़ारों साल तक पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे, और हमेशा पाकिस्तान, मैं समझता हूँ करोड़ों साल जब तक दुनिया है, पाकिस्तान सदा सलामत रहे। और हमने कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने मेरे से करवा दी हैं, मैं सादत समझता हूँ इस चीज़ को, कि मेरे हिस्से में आई हैं, कि जैसे पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर सका हूँ ज़िंदगी में, जैसे अज़ान ने भी किया। तो मैं इसको कभी भी नहीं, मैं तो इससे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, हाँ, कि ये हमेशा जो है ना पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करता रहे। हमें खूबसूरत बात है साहिर भाई। और कहा जाता है ना कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में क्या ही दे सकता है, दौलत शोहरत नहीं, वतन से मोहब्बत अगर कोई दे देना तो क्या ही बात है।
मैं आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसी जगह पे ले आई हूँ जहाँ पे म्यूजिक है, ऐसा म्यूजिक जो कि आपने शायद ही कभी सुना हो या देखा हो। इतने छोटे बच्चे को ड्रम पे स्टिक्स चलाते हुए, क्या बात है। चलें जी, बातें ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज की हमारी गुफ्तगू इस खूबसूरत फैमिली के साथ, ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ लेजेंड्स हैं, जहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो आने वाले वक्त का सरमाया भी हैं, जो मौजूदा वक्त का सरमाया भी है, और ऐसी पर्सनैलिटी भी है जिन्होंने इन सरमाए को बनाया भी है। सो उनसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। बिल्कुल, यानी लेजेंड्स, फॉर्मर लेजेंड्स और लेजेंड्स इन द मेकिंग सब हमारे साथ मौजूद है। साहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी जनाब, ईद का मौका है, ईद का है दिन, खुशियां बांटने का ये त्यौहार है, मुस्कुराहटें बिखेरने का ये त्यौहार है, खुशियां समेटने का ये त्यौहार है। तो क्यों ना महक, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलें कि जिन्होंने बड़े पर्दे से हमें बहुत खुशियां दी हैं। और बड़ी ईद है तो बड़ी ईद के मौके पर हमने सोचा कि बड़े बड़े स्टार्स जो है ना, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। तो आज जो सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में जितना भी कहें कम है। इनके, मुझे लगता है फैसल के लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ़ों के लिए। अरे बिल्कुल, यानी कि इनकी मूवीज़ और उन मूवीज़ के गाने क्या ही कमाल हैं। मुझे आज भी जो सबसे फेवरेट होता है ना, वो जो एक बचपन से लड़कपन तक आने का, जानू सुंदरा पलके तो उठा। अच्छा, आपने इनकी कौन सी मूवी सिनेमा में जाके देखी है? निकाह देखी है मैंने चूड़ी। ठीक है। और जिस वक्त ये गाना आया था ना बाबर अली वाला, वो उस वक्त के जो टीन्स या टीन से ऊपर जो जा रहे थे ना, उनके लिए एक रोमांटिक एंथम बन गया था। अम्मा अब्बा से चोरी सुनते थे। हाँ याद है, जी, ठीक तो है। बस इंट्रोड्यूस करा देते, ज्यादा इंतजाम नहीं नन अदर देन सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। और आपके तवस्सुत से मैं चाहूँगा कि जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे इंसान के चेहरे पे खुशी है, उसका बातिन भी वैसे ही जो खूबसूरत है। और तो सही साहब, ईद कैसी गुजरी? पहले कैसी गुजरती थी, अब कैसी गुजरती है? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ईद की जो चाम है वो कम होता जाता है बुज़ुर्गों के लिए। तो मैं तो अब देखने की हद तक हूँ। ईद देख ली और सेलिब्रेट करना बच्चों का काम है। मुझे याद है जब ये ईद उल ज़ुहा आती थी तो बकरा वालिद साहब ने अगर लिया है तो 2-2 दिन उसको सजा के, उसको गुब्बारे बांध के, कपड़े बांध के, मेहंदी लगा के, उन बकरे को, हाँ, मुझे एक एक्साइटमेंट उसके साथ होती थी। सारी सारी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह उठ के बकरे से बातें करनी है, उसको लेके जाना। फिर आप उसको लेके अपनी गली मोहल्ले में ले गए, फिर दरबार पे ले गए कि इसने कुर्बान होना है, इसने ज़िबा होना है और हमारे लिए कुर्बानी देनी है। ये एक एसोसिएशन उस बकरे के साथ पैदा की जाती थी। और फिर जब उसको ज़िबा किया जाता था तो रोना धोना इतना मचता था। आप रोते थे? इतना, मैं तो वैसे ही रो पड़ता हूँ। वो और आपकी एक प्यारी चीज़ जारी है और वो उसके लिए। तो अब्बा से शिकवा करते थे कि भाई अभी प्लीज अब्बा इसे ज़िबा नहीं इस साल ना काटे। हाँ, इस साल ना काटे। नहीं, शोर मचाया कि आगे आगे पकड़ लिया बकरे को। ये हम करते थे, यह हर साल होता था। तो बल्कि ये कहा जाता था इस साल मैं नहीं ज़िबा होने दूंगा, मुझे पकड़ के ले जाते। तो ये जब तक ये चीज़ें नहीं होती, आपके अंदर एक जज्बा इंट्रोड्यूस नहीं होता कुर्बानी का। अब ये तो नहीं है कि आप यहाँ से ऑर्डर कर दें मीट शॉप पे कि जी आप ये हमारा बकरा है, ये कर दीजिए, और पीसीस बना के, पैकेट बना के आपको पहुँचा देता है। ये कुर्बानी तो ना हुई ना। और बड़ा हमारा तो दीन हमें ये कहता है कि बड़ा सवाब है कि आप अगर कुर्बानी के जानवर को कुछ दिन पहले लेकर आएँ, उसकी खिदमत करें। नहीं, उसको पालें, कुछ दिन पहले भी नहीं, उसको बचपन से पालें। वो आपकी आवाज़ पे भागा आए और फिर एक दिन जब वो कुर्बानी आप उसकी दे दें तो नेक्स्ट डे बैठ के जब आप आवाज़ दें तो कोई ना आए।
वो जो फीलिंग्स है ना वो कुर्बानी वो तो सर ऐसा होता है ना कि बच्चे अब्बा से या अम्मा से जिद करते हैं कि ईद पे भाई हमने 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले बकरा लेकर आना, ये कुर्बानी का जानवर। आप भी ऐसे जिद करते थे या छोटे से ही पालना शुरू कर देते थे? हमारे यहाँ कभी छोटे से पाल लेते थे, कभी 6 महीने पहले ले ले। जी ये पुराने जो सिस्टम था बड़ा अच्छा था। हम शहरों में रहने वाले लोग, गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग, जहाँ सुबह उठ के उधर चचा जो है वो अपने बकरे को नहला रहा है, ये कर रहा है, वो कर, तो ये एक फीलिंग जो सच्चाई थी। अभी बनस्पति हो गया है सब कुछ, रेडीमेड हो गया है। तो वो आप बचपन की ईद यानी बहुत मिस करते हो? बहुत अच्छा। सैयद साहब एक और चीज़ वो ये कि अब चले बचपन से तो आ गए, गुजर गए आगे। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है एज में, वो वैसे ही बच्चा होता जाता है, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। और दिल तो बच्चा है जी, दिल में तो होता है बच्चा। अब अगर बात की जाए जनाब आला ख्वाबों की, खाना खाना, सैयद नूर साहब की कोई स्पेशलिटी जो दिल से चाहते हैं कि यार इस बार बकरीद है, आवाज़ लगाई इस बार जनाब अली ये बना दो किचन में, कोई है ऐसी डिमांड? कोई नहीं। अरे क्यों? मैं तो वैसे ही वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और मुझे नहीं याद कि मैंने कुर्बानी का गोश्त कभी खाया अपनी पूरी लाइफ में। मैं 73 हूँ और 73 में से 5 ईदें निकाल दें आप, बाकी तो होश में हैं ना। मैंने खाया हो मुझे नहीं याद, खा ही नहीं सकता हूँ मैं। और खिलाया ज़रूर है लोगों को और मुस्तहिक लोगों को, तोहफे भी दिए हैं जाके, जहाँ गोश्त नहीं पकता उनको जाके दिया है। लेकिन मैं आम लाइफ में नहीं खाता हूँ ईद के अलावा, तो मैंने कभी नहीं। सही। तो सर जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों में तकसीम करते हैं, तो आपके घर में ईद के दिन का आगाज़ किस तरह से होता है, स्पेशली बड़ी ईद? क्योंकि छोटी ईद पे सवैयाँ वगैरह ऑलरेडी बन जाती हैं, बड़ी ईद पे क्या? बड़ी देखें आगाज़ तो वही है हर मुसलमान का कि वो नमाज के लिए जाए और वहाँ दुआ मांगे कि मैं जो कुर्बानी देने जा रहा हूँ उसको कबूल कीजिएगा। और बाकी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया है कुर्बानी मुश्किल होती चली गई है। पहले तो रात से ही आ जाते थे कसाई, अब कई रातें बीत जाती हैं कसाई ढूंढने से भी नहीं मिलता, दिन बीत जाते हैं, स्टेटस लगाने पड़ते हैं, शीर लाने के तो जो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा सही साहब, हम यकीनन आपसे कुछ अच्छी और खट्टी मीठी बातें तो करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम बात करें ईद का जब मौका आता है, ख़ासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है इकट्ठी होती है, कोई पार्टी शार्टी होती है, कोई इस तरह की चीज़ होती है? जी हाँ, ये पहले तो बहुत होता था, लेकिन अभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है कुछ चेंज बदल गई है। और पहले तो मुझे याद है मोहम्मद अली साहब बड़े एक्टिव हुआ करते थे। मोहम्मद अली साहब अपने घर में एक बहुत बड़ा खाना करते थे, और जहाँ वहीद मुराद साहब भी हैं, नदीम साहब भी हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी हैं, अलाउद्दीन साहब भी हैं, आगा तालिश भी हैं, और ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, इजाज़ साहब, हबीब साहब, सब लोग एक दूसरे के घरों में जाना। अभी तो मुझे कहना नहीं चाहिए या कह देना चाहिए कि अभी तो वो घर तो जाना दूर की बात है, एक दूसरे के फंक्शंस में नहीं जाते, एक दूसरे की प्रमोशन में नहीं जाते, एक दूसरे की किसी की फ़िल्म रिलीज़ हो रही है तो उसको हम सबको चाहिए कि हमारे मुल्क की फ़िल्म है, पाकिस्तान की फ़िल्म है, उसको जाके हम प्रमोट करें, उसके लिए हम अच्छा बोलें, ताकि एक बार पब्लिक आए। तो अब पब्लिक ही नहीं आती तो फिल्म ने क्या चलना है, खाक। तो फिल्म को लाने के लिए हीरो चाहिए, स्टार चाहिए, जो पुल करे ऑडियंस को और वो आएँ। तो स्टार तभी बनेंगे ना जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को मानेंगे। मैं आपको नहीं मानूंगा, आप मुझे नहीं मानेंगे, हम दोनों इनको नहीं मानेंगे, ये हम दोनों को नहीं मानेंगे, तो पब्लिक ये कहेगी, पब्लिक ये कहेगी कि ये दूरी की क्या वजह है, क्या वजह समझते हैं आप इस दूरी की? नालायकी है, नालायकी का मकली है। देखें आप बुराई उस शख्स की करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, उसकी बुराई आप कभी नहीं करेंगे जिससे आप अच्छे हैं, जिसे आप अच्छा ही बयान करेंगे, आप अच्छा ही कहेंगे। और इसीलिए हमारे पास्ट में सब लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग एक दूसरे की अच्छाइयाँ बयान करते थे। अगर किसी से उनको कोई गिला शिकवा भी होता था तो कभी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आज भी हमारे नदीम साहब, आज भी आप बैठे तो उनके मुंह से आप कभी किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। और आज के आप किसी भी सुपरस्टार को ले लें, सो कॉल्ड,
सुपरस्टार मैं कहूँगा, जो 200 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकता शो में, तो वो बुराई कर रहा होगा। सही सर, आपने जो अभी एक जो मंजर निगारी की थी ना, वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसमें नदीम साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं, तो ज़ेबा भाभी भी कहीं कुछ पकवान में मसरूफ़ होंगी, आगा तालिब साहब आज कुछ ज़राफ़त के जो है वो भी शगुफ़े बिखर रहे होंगे। ये आपने जो स्टार पार हमें बताई है इतनी ज़्यादा थी कि ये क्राउड पुलर थी। आज के ज़माने में आपको ये क्राउड पुलिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू दैट, या नहीं नज़र आता? नहीं, इसीलिए कम हो गया ना जी। ये जो स्टार थे ये सिर्फ फिल्म पे ही नज़र आते थे, फिल्म के पर्दे पे। वो आपको ना तो टॉक शो न करते नज़र आएंगे, ना जिसकी अपनी वो जॉब है वो है, ना आपको ये कमर्शियल्स में वो यानी हमारे एक एक्टर थे, मैं नाम भूल गया उनका, यूसुफ खान साहब जी। उनको इतनी ऑफ़र्स हुई टीवी पे काम करने में, मैं नहीं करूँगा। इतनी ऑफ़र्स हुई कि जी कमर्शियल कर लें एक इश्तारा, नहीं मैं फिल्म का एक्टर हूँ, मुझसे फिल्म कराएं। ये एक सेक्रीफाइस थी आर्टिस्टों की, अपने आप को बुलंद रखने की, अपने आप को पावर में रखने की। अब वैसे भी माहौल भी बदल गया है, कमर्शियलिज्म बहुत आ गई है और उसमें एक्टर्स को करना पड़ता है। लेकिन हमने जो देखा है वैसी इंडस्ट्री जो है ना, वो अब ख्वाब लगती है। वो लगता है कि कोई ऊपर वाली जगह पे होगी वो इंडस्ट्री, यहाँ नीचे नहीं है वो। चले सैयद साहब, ये तो ईद की बातें होगी ना, मैं चाहूँगी हम आपको पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी जाने, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानेंगे कि सैयद साहब अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं, गुस्से वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, डांटते नहीं हैं, गुस्सा नहीं आता, सब कुछ जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, हमने ईद के हवाले से जाना, हमारी इंडस्ट्री में स्टार पार जो है उसके इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं वो आपने बताए। मुझे ये बताएं कि सैयद नूर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, गुस्से वाले हैं, कम गुस्से वाले हैं, या बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? ये जो कुछ भी आप बता रही हैं ये हर इंसान की शख्सियत का हिस्सा है, तीनों, हर चीज़, गुस्सा भी, प्यार भी, रोना भी, हंसना भी, ये सारा। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा उसमें है और उसकी पहचान बनती है। तो मैं तो एक मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, सच्ची जो बात है, मोहब्बतें की हैं हमेशा और उन मोहब्बतों के लिए रोए भी हैं, क्योंकि आप जब मोहब्बत करते हैं तो आपको रोना आ जाता है, हाँ जी, आपको संवरना आ जाता है, आपको शीशे में देख के अपना आप अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, प्यारा बनना शुरू कर देते हैं आप। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा अगर नहीं आता तो आप मुनाफिक हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें एक इंसान की शख्सियत का हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ डोमिनेट करती है, मुझे सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन जो चीज़ डोमिनेट करती है वो प्यार है। और यही वो खासा है जो हमें आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट से लेके आपकी डायरेक्ट किए हुए शॉट्स तक और आपके गानों से लेके आपके उन लोगों को जितना आपने लॉन्च किया है उन सब में ये नज़र आता है। सही साहब, मैं वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने किन किन को लॉन्च किया है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा कि बताएं दुनिया को कि कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो हैं वो सैयद नूर ने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। किसी मेकर को अपने आप को नया करना है तो नई कहानी भी मैं ले लूं और पुराने स्टार्स को ले लूं तो वो पुरानी ही लगेगी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे नए स्टार्स के साथ काम करना है, तो लिहाजा जब पहली फिल्म मैंने बनाई उसमें इरम हसन एक लड़की थी टेलीविज़न की, उसको और सलीम शेख को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। सेकंड फिल्म जीवा, जिसमें बाबर अली और रेशम इंट्रोड्यूस हुए। थर्ड फिल्म सरगम,
अदनान समी को इंट्रोड्यूस कराया और ज़ेबा बख्तियार को इंट्रोड्यूस कराया। अदनान समी ने कभी गाना भी नहीं गाया था, अच्छा, पहली बार मैंने गवाया। और क्या क्या लाजवाल वो, मतलब कि वो याद रह गए ना कि प्यार है यही तो प्यार है। ओए होए होए। तो चौथी फिल्म जो है आई वो थी हवाएं, साउथ को इंट्रोड्यूस कराया। फिर आगे चल के जो फिल्म आई चोर मचाए शोर, कॉमेडी फिल्म, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग हैं। फिर जब मैंने घूंघट बनाई, अरबाज खान इंट्रोड्यूस हुआ उसमें पहली बार, और शान जो छोड़ गए थे फिल्म इंडस्ट्री, अमेरिका में रह रहे थे, उनकी वापसी हुई। वापसी होने के बाद उन्होंने घूंघट में काम किया, और जब घूंघट में उनको मैंने लिया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ थी। यहाँ तक कि लोग जिन्होंने पैसे दिए हुए थे, फिल्म को ख़रीदी हुई थी फिल्म, उन्होंने पैसे वापस मांग लिए कि जी आपने ये जोहल सितारा ले लिया है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स कहते थे ये मनहूस है, इतना बड़ा स्टार। मैंने कहा नहीं, काम तो यही करेंगे। और आप ये देखें कि जब फिल्म ख़त्म हुई तो लोगों को शान याद था, और उसमें साइमा का कम बैक हुआ। उर्दू फिल्म, वो पंजाबी की थी, लोग पहचाने ही नहीं कि ये साइमा है। वो कह यार ये कौन खातून आ गई इतनी गॉर्जियस जो है। फिर अदनान समी को जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो सब मुझे कह रहे हैं इतना मोटा तो आप उसको हीरो ले रहे। मैंने कहा मेरी कहानी को सूट करता है। कह रहे नहीं, ये कौन सी कहानी है जिसका हीरो इतना मोटा है। मैंने कहा फिल्म देख के फैसला कीजिएगा। उसमें भी यही हुआ, जब फिल्म ख़त्म हुई तो लोगों को यही याद था, मोटू अदनान समी, वही याद था। और वो जो है ना गाने, वो आज भी इतने ज़्यादा लाजवाल हैं कि मतलब कि सर सिर्फ ये नहीं बल्कि आगे चल के फिर मैंने दीवाने तेरे प्यार के, बिल्कुल, वो मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस कराया और जिया अली को इंट्रोड्यूस कराया। मैंने एक लंबी सी लिस्ट है। तो ये जो उनको ही इंट्रोड्यूस कराया, अपने आप को री इंट्रोड्यूस कराता रहा मैं, यानी अपने आप को मैं नया करता रहा। अपने आप को नया करने के लिए आपको नए स्टार के साथ काम करना। अच्छा, मैं इससे एक सवाल में हमेशा जब भी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होता है, मैं उससे ज़रूर ये सवाल करता हूँ कि हमारी पॉप जो म्यूज़िक थी उसने तो कमाल करके रखा। जो हमारी जितनी भी आपने फिल्मों के नाम लिए, गाने वही जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाए, जो गाड़ी में भी चलें और जो शादी मेहंदी बारातों में भी चलें, हर वक्त आप बस गाते रहो। ज़रा ढोलकी उठाओ गोरियों, मतलब कि यहाँ नहीं, वो सरहद पार तक भी उनकी मेहंदी और ढोलकियों में चलता रहा। लेकिन अचानक से फिर ये हुआ, खला पैदा हुई। आज भी हमारी मूवीज़ के जो गाने हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं होते, क्या वजह है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप कैरेक्टराइजेशन करेंगे अपनी स्टोरी लाइन में, अपने स्क्रीन प्ले में सिचुएशन ऐसी बनाएंगे, रोमांटिक सिचुएशन, देखिए गाना हमेशा रोमांटिक ही हिट होता है, आइटम सॉन्ग का भी हिट नहीं होता। आइटम सॉन्ग की बीट हिट हो जाएगी लेकिन उसके लिरिक्स हिट नहीं होंगे, उसकी कॉम्पोजिशन हिट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सॉफ्ट सिचुएशन बनानी पड़ेगी, रोमांटिक सिचुएशन बनानी पड़ेगी, तो फिर जाके उसमें गाना लिखवा के और बना के तो लाएंगे। तो फिर वो आप ये देख लें, सारे वही हिट हैं गाने रोमांटिक। कोई ऐसा गाना मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई आइटम सॉन्ग हिट हुआ हो। सही। अच्छा सर, ये बचपन से ही आपका शौक था कि आपने ये लाइन चूज़ करनी है, या बचपन में कुछ और सोचा था कि अच्छा नहीं मुझे कुछ और बनना है? नहीं, मुझे यही बनना था बचपन से। अम्मा अब्बा राज़ी थे इस चीज़ पे? हाँ, कोई नहीं, बचपन में तो ये बताने का ढंग ही नहीं था कि मैं फिल्म देखने का शौक़ था। छुप के देखना, चोरी देखना, भाग के देखना, मारे खाना कि तुम अब नहीं जाओगे सिनेमा, फिर चले जाना। तो वो चीज़ जाहिर करती है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने अभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो सर, आपकी अपनी बनाई हुई कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि आपको बहुत पसंद है, यानी जो आपने बनाई और वो आपको बहुत पसंद है सारी फिल्मों से? वैसे तो सब कमाल है, लेकिन फिर भी कोई एक तो होगी ना। सच बताऊं? हाँ। अभी बनाई नहीं। आप समझी बात? अभी बनाई नहीं अपनी पसंद की फिल्म, अभी बनानी है। अभी जो मुझे जिस दिन मैंने अपनी पसंद की फिल्म बना ली ना, वो मेरी रिटायरमेंट का ये आपने सोच के रखा है? नेवर सेटिस्फाइड, ये सोच के रखा हुआ। तो अल्लाह करे कि वो अभी वो फिल्म ना बने मुझसे। लंबा क्योंकि सर अभी रिटायर होना नहीं चाहते। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है?
फेवरेट फिल्म मेरी मजाजन है। मजाजन जी। कितनी दफ़ा देख ली? मैं तो बनाई है मेरा जो भी चीज़ उन्होंने रोल से जाने से के काट पीट से लेके बार बार दफ़ा देखी। हाँ, एक एक शॉट जो है उसको देखा भला, और ये मतलब जब भी अब भी अपने आप को देखना होता है, अपने आप को तो फिर लगा लेते हैं। क्या बात है। चले मूवी का तो बता दिया, अब अपनी मूवी का वो गाना जो आज भी बैठे हों तो ऐसे ख्यालों में और हमिंग हो जाए उसको कहते हैं यार वो वाला गाना मुझे ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सरगम का एक गाना था, यही तो प्यार है जी, यही तो प्यार, ये बिल्कुल तो मुझे बहुत पसंद था, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर अगर थोड़ा गुनगुना दे। मुझे नहीं आता, फिर शॉर्ट कहते हैं तो मैं अभी कैमरा पकड़ के आपका ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो हम क्योंकि देखें सैयद नूर साहब का जो कमाल है ना वो है कैमरे के पीछे, कोशिश हम करते हैं थोड़ा सा उनको ऑफ कैमरा मनाने की कि हमारे साथ में थोड़े से दो बोल गुनगुना दे। क्यों? क्योंकि ईद का मौका है और ईद में तो हम ये काम कर ही लेते हैं। अभी थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा मनाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि भाई कोई गाना शाना हम सुन लें, लेकिन सैयद साहब राजी नहीं हो रहे। लेकिन मैं चाहूँगी ये कि ऐसे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमें आप कोई डायलॉग सुना दें। छोड़ना भी नहीं कभी। हो गया, खूबसूरती हो गया, डायलॉग हो गया, रिकॉर्ड हो गया ये। बस हो गई। अच्छा सैयद साहब मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि हमारी जो अभी मौजूदा की हम इंडस्ट्री देखते हैं, हम कहते हैं कंटेंट बड़ा ज़रूरी है। आज की फिल्मों में वो चीज़ मुझे तो पर्सनली तौर पे नज़र नहीं आती। दो लड़कियां हैं, एक लड़का, एक लड़की, दो लड़के आगे पीछे भाग रहे हैं, ये लव ट्रायंगल वाला सीन चलता है। वो चीज़ें जो कि आपके टाइम पे थी या वो चीज़ें जो कि उस टाइम पे बनती थी, अब की इंडस्ट्री को ज़रूरत है उस चीज़ की, आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए देखें उस वक्त 3 घंटे की फिल्म होती थी, और 3 घंटे से अगर कम फिल्म होती थी तो आपकी ऑडियंस शोर मचा देती थी कि जी छोटी फिल्मों में दिखाई जा रही है, एहतजाज करती थी। 7-8 गाने होते थे, उसमें फ़ाइट का होना बड़ा ज़रूरी था, एक पूरा फॉर्मूला था फिल्म। अभी 1.5 घंटे की फिल्म है, 1.25-2 घंटे की बड़ी फिल्म है, लंबी। तो उसमें आप क्या दिखाएंगे मुझे ये बताएं। 1.25-2 घंटे में आप 2-3 घंटे की फिल्म शूट करती है गोरों को, जो अंग्रेज़ी फिल्म होती है, जो सिर्फ एक इवेंट पे फिल्म बनती है, उसमें गाने नहीं होते। तो हमें भी अपना सिनेमा जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको छोटा रोमांस कोई देखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि बचपन से रोमांस शुरू किया, बचपन दिखा रहे हैं, बचपन के दिन बुलाना देना, फिर बुढ़ापे में भी वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो नहीं रहेगा। अब सिनेमा चेंज हो गया है। तो लिहाजा कंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं, ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन डिफरेंट एंगल से ढूंढना पड़ेगा और कॉम्पैक्ट ढूंढना पड़ेगा। सही साहब, आपने जब अंग्रेज़ों का जिक्र कर ही दिया है, अभी हाल ही में एक बड़ी इसमें टग ऑफ वॉर चल रही है, जिसमें अभी पीछे छोटी ईद पे भी एक बड़ा ये मसला रहा कि पाकिस्तानी जितने भी मूवी मेकर्स थे, उन्होंने कहा कि जी आप हमारी मूवी को खड़ा कर देते हैं हॉलीवुड की मूवी के आगे, तो वो फिर उसका कोई तकाबुल नहीं रहता, कोई मुकाबला नहीं रहता, इसलिए हमारी जो है वो इतनी नहीं हिट हो पाती, वो वाली हिट हो जाती है। इस पे सैयद साहब आप जैसा वेटरन क्या राय रखता है? गलत कहते हैं। देखिए, हॉलीवुड की फिल्म या किसी भी कोई भी विदेशी फिल्म आपकी अपनी फिल्म का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी फिल्म जो है उसमें आपको अपनापन नज़र आता है।
अब बात आ जाती है बिजनेस के ऊपर। अब मल्टीप्लेक्सेस जो बने हैं, इसने फिल्म की असली ऑडियंस को दूर कर दिया है, मासिस को। 1000 रुपये की, 800 रुपये की टिकट है, एक फैमिली 8 बंदे आते हैं, 10-12 हज़ार रुपये की टिकट्स, और क्यों खाना पीना 16,000 रुपये की उसकी तनख्वाह है। वो कैसे देखेगा? वो नहीं आएगा, वो ख़त्म हो गया। मेरी फिल्म चूड़ियाँ 35 रुपये की टिकट, 40 करोड़ का बिजनेस, 40 करोड़ से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड, 40 करोड़। अभी तक 40 करोड़ कौन करेगी? मुझे ये बताइए। वो क्यों किया? वो 35 रुपये की टिकट वाला बंदा पहले अकेला आया है, फिर अपनी फैमिली को लेके आया है, फैमिली ने कहा हमने फिर देखनी है, वो फिर आया है, फिर एक दिन वो फैमिली से चोरी आ गया है, उसको बड़ा मज़ा आया है, उसने बार बार देखी है फिल्म, और इतने लोगों ने फिल्म देखी है कि वो जनरेट हो गया पैसा, इनकम आई फिल्म बनाने वाला। यानी 55 लाख रुपए की फिल्म थी वो, और 40 करोड़ का बिजनेस, 40 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस। 35 रुपये की टिकट पे 40, 35 रुपये की टिकट, समझा? तो अब मेरी अभी गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं बड़े बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहती हैं। मैंने उनसे अर्ज़ की कि देखें ये टिकट कम करें, ये मल्टीप्लेक्स वाले टिकट नहीं कम करेंगे, ये बड़े बहाने बनाते हैं जी, हमारा पैसा खर्च हो गया, हमारा इतना, हमारा एसी चलता है जी, हमारी बिजली महंगी है जी, हमारा ये। अरे लोग आएंगे तो आपके पैसे क्यों नहीं आएंगे वापस? लेकिन उनका कुछ और मिजाज है। मैंने उनसे ये कहा कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो हुआ करते थे, आप उनको रिवाइव करें। जैसे आपने कहा OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इतने सारे, तो उसने भी, आपको लगता है कि उस पर जो कंटेंट आ रहा है उसने भी व्यूअर का जो मिजाज है देखने का, उसको भी अक्सर तब्दील कर दिया? बिल्कुल, OTT जो है वो भी अपर क्लास के लिए है, वो भी उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज जा रहे हैं, जो मॉडर्न बच्चे हैं। वो रेडी वाले के लिए नहीं है। रेडी वाले को पता नहीं OTT क्या है, वो कैसे देखते हैं। हमारी मौजूदा जो एक्ट्रेसेस हैं, अगर मैं उनमें से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन ये सबसे ज़्यादा ऐसी जो कि मेहनत करने वाली हो, आगे जाने वाली हो, या जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैशन देखते हो, इसको वाकई एक्टिंग आती है, कौन है? नहीं, देखें पैशन तो पहले था बहुत, अभी कम है, लेकिन अच्छी कौन है, बुरी कौन है, ये सारा डिपेंड करता है बच्चे रोल के ऊपर। क्या आप रोल क्या लेके आए हैं? अगर आपके पास अच्छा रोल है और उसमें आप आ गई हैं तब भी वो अच्छा लगेगा, अच्छी एक्टिंग कर देंगी। महबूबा शजात आ जाएगी तब भी अच्छा लगेगा, मायरा खान आ जाएगी तब भी अच्छा लगेगा, रेशम आ जाएगी तब भी अच्छा लगेगा, कोई भी आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ स्किल्ड लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके रोल, मामूली रोल को भी सजा देते हैं, जिसमें साइमा का नाम आता है, जो एक परफॉर्मर है। तो ये नहीं कि वो मेरी बीवी है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, उसने साबित किया है। सही साहब, क्या आप ये समझते हैं कि कहीं हम किसी टाइम लूप में हमारी इंडस्ट्री खो गई, जिसमें बिगिनिंग ऑफ द 2000 जो हुआ उसमें हम कहीं खो गए? देखिए, वहाँ पे एक फॉर्मूला मूवी थी, जैसे कि आपने कहा मासिस के लिए थी, तो मुंबई की सड़कों पे बैठने वाले लोग वो जाते थे वहाँ, आइटम नंबर पे सिक्के उछालते थे, वो उनके लिए मूवीज़ बनती थी। अच्छा, अब हुआ ये कि हम सुस्त पड़ गए, और सुस्त पड़ने के बाद अब जहाँ से हमने पिकअप किया है वहाँ से वो 10 साल पहले छोड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि हमने जो इस वक्त कंटेंट उठाया है वो 10 साल पहले का लैगिंग बिहाइंड वाला उठाया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये फसूरदा बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज वो भी आज वैसे ही बना रहे हैं, लेकिन उनके पास स्टार्स हैं, सुपरस्टार हैं। जब शाहरुख की फिल्म लगती है तो लाइनें लगती हैं, जब सलमान खान की फिल्म लगती है तो लाइनें लगती हैं, जब आमिर खान की फिल्म लगती है तो लाइनें लगती हैं, जब अक्षय कुमार की फिल्म लगती है तो कम लाइनें लगती हैं, जब किसी और की फिल्म लगती है तो क्या है कि स्टार पुल करते हैं ऑडियंस को। पाकिस्तान में इंडियन फिल्म आई, लोग धड़ाधड़ गए, लेकिन लोग सिर्फ 3 स्टार्स पे गए हैं, शाहरुख, आमिर खान और सलमान खान। जैसे ही उनकी फिल्में आना ख़त्म हुई है, लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया। अब क्या कहेंगे आप इसको? तो ये जो कहते हैं ना जी पुराना काम है या पुरानी बात है, या ये सब फजूल बात है।
अच्छा शाह जी, एक चीज़ और, वैसे तो दो शहरों का बड़ा ये टाकरा रहता है जी, कराची लाहौर, लाहौर कराची, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की जब बात करें तो कहा जाता है कि जी वो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लाहौर से उठ के कराची चली गई। क्या इसमें हकीकत, क्या सच्चाई? देखिए, एक वक्त था कि जब हम दोनों शहर मिलके हिंदुस्तान का मुकाबला करते थे, हम एक इंडस्ट्री थे। मुझे नहीं मालूम कि लॉलीवुड किसने नाम दिया है लाहौर को, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, मैं इसको यूँ लेता हूँ। और अभी कराची में अच्छा, जब 35 पे फिल्म्स बन रही थी तो डिक्लाइन शुरू हो गया था, और जैसे डिजिटल आया तो डिजिटल पे तो काम किया नहीं लाहौर ने, डिजिटल पे काम किया हुआ था कराची ने। चैनल्स पे जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने डिजिटल पे काम किया हुआ था। फ़ौरन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपनी सीरियल्स को काट के उसको शॉर्ट करके एक दो गाने डाल के समझ लिया कि जी ये फिल्म है। उन्होंने फिल्म रिलीज़ कर दी, फिल्म बना के रिलीज़ कर दी, जो शुरू में लोगों ने कहा जी हम तो ड्रामा देख रहे हैं। तो इस तरह किया। अब चैनल्स जो काम करने वाले हैं वो कराची में है, वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कराची में करेंगे, लाहौर आके तो नहीं करेंगे। और फिर डिजिटल का एक्सपीरियंस जो है ऑब्वियसली कराची में है, मल्टीप्लेक्सेस कराची में बने हैं, वहाँ के लोग, तो ऑब्वियसली कराची के पास मार्जिन ज़्यादा है प्रोडक्शन का। अब ये आप नहीं कह सकते कि जी लाहौर से उठ के चली गई है तो या लाहौर से ख़त्म हो गई है, तो लाहौर के पास समझें कि मार्जिन कम है या अपॉर्चुनिटीज़ कम है काम करने की, तो ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आज भी टेक्नीशियन लाहौर में बेहतरीन है, जो फिल्म को समझता है कि फिल्म लार्जर देन लाइफ है, उसको कैसे करना है। अभी कराची को आप समझ आ रही है, कराची के लड़कों को, और उसमें जो सबसे ज़्यादा समझ आई है वो नदीम को आई है। नदीम वो है जो शुरू से फिल्मी आदमी है, नदीम बेग की बात कर रहा हूँ मैं, जो लंदन नहीं जाऊँगा। ही इज़ वेरी मच जीनियस, फिल्म जीनियस इसको बोलते हैं आप। तो हमारे साथ बड़ा अरसा रहा। ये जब पढ़ रहे थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मैं उस वक्त सरगम बना रहा था, तो ये स्टूडेंट्स के साथ आए थे, तो इन्होंने शोर वोर मचाया, मैंने डांटा, तो उसने, नदीम उस वक्त बाल थे उसके, कहने हमें शौक़ है जी यार। तो उस वक्त से देखें, ये जो मेकर होता है पहले से अंदर से होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रेजुएट हुआ या डिग्री लेने के बाद वो फिल्म में आया, उसको फिल्म का शौक़ था, लेकिन रोटी रोज़ी कमाने के लिए वो गया टीवी पे, लेकिन जब भी मिलता फिल्म को डिस्कस करता, फिल्म के बारे में बात करता। उसके जो टीवी प्रोग्राम थे उसमें फिल्मों की झलक होती थी। तो फिल्म बनाने के लिए आपको फिल्मी होना पड़ता है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशनलेस लोग हैं आज, जो काम नहीं हो रहा, जो फिल्म नहीं बन रही, पैशनलेस है। तो बहरहाल कराची से बने फिल्म या लाहौर से बने, है तो पाकिस्तान की फिल्म, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। अच्छा सर, ये फिर यूनिटी कैसे पैदा होगी? जैसे आपने कहा ना कि ये एक इख्तलाफ है, एक दीवार खड़ी होगी कि वहाँ के लोग ये नाकामियाँ सबसे बड़ी लेसन है दोनों के लिए। देखिए, अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी हुआ भी है, वैसे कराची के लाहौर के लोगों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। यहाँ जो सीनियर लोग हैं, जो काम जानते हैं, जो फारिग बैठे हुए हैं, आप उनको लें, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, और जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप में एक क्वालिटी वर्क जो है आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि सायमा जो कि एक कामयाब तरीन अदाकारा, और ना सिर्फ ये कि आपने लॉन्च किया, लेकिन अब माशाल्लाह से आपकी वो शरीका हयात भी हैं। इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया आपने? ये छोटी छोटी जो होती हैं ना चीज़ें, कि अगर वो एक्ट्रेस भी हैं, वो साथ वाइफ भी हैं, आप उनको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि ये जो मेरी को एंकर है बेहतर समझ सकती हैं, इनके हस्बैंड जो है एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो मैं अक्सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उस वक्त क्या होता था, नरम रवैया रखते थे या फिर कोई डांट डपट वाला मामला? नहीं, देखिए प्रोफेशनलिज्म में कभी भी आपको नहीं करना पड़ता, वो बीवी होगी, घर पे होगी। जो अच्छा आर्टिस्ट है ना, वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो सेल्फ नेगेशन है।
वो अपनी ज़ात की नफ़ी है उसकी जब वो एक्टर बनता है जाके। अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज ख़त्म की, जाए नमाज किया, हाँ जी शॉर्ट रेडी गया, वहाँ इवल बन गया वो। दैट इज़ एक्टिंग, दैट इज़ एक्टिंग। तो साइमा के साथ मेरा जो आज तक रिलेशन कायम है वो इसीलिए, वो बहैसियत इंसान बहुत बुलंद है और उससे बुलंद आर्टिस्ट है। और आप लेकिन हमने कभी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं की। कभी मैंने नहीं कहा कि आपने ये फ़िल्म क्यों की है, कभी उसने नहीं कहा कि आपने फ़लाँ हीरोइन को क्यों लिया। मेरी पहली फिल्मों में नहीं थी हीरोइन, लेकिन जब मेरे रोल चेंज हुए तो मैंने फिर साइमा को लिया। तो ये जब तक ये होगा कि आप एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन जो है वो मजबूत होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये सब लास्ट में यकीनन लोग आपके काम को मज़ीद देखना चाहते हैं, आप वैसे ही माशाल्लाह इतना पसंद करते हैं। फर्दर प्लान्स आपके क्या हैं, आगे क्या कुछ बड़ा आने वाला है? 3 फिल्म जो हैं अंडर प्रोडक्शन हैं, कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट, वो लगाएंगे हम, दिखाएंगे लोगों को। क्या बात है। तो सब जाते जाते ईद है, तो ईद पे अपने मद्दाहों को, पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए बड़ी मेहनत से हम लोग फिल्म्स बनाते हैं। अभी ये जो फिल्म बनी है कायदे आज़म जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगा, बड़ा पैसा खर्च हुआ है इन पे। यंग लड़के हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, यंग एक्टर्स हैं। आप फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद फैसला करें कि ये बुरी है या अच्छी है, पहले मत फैसला करें। सही साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब अली, तो अब इस तेज़ रफ्तार मीडियम जो है उसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, उसकी मार्केटिंग को, उसकी प्रमोशन को क्या असर डाला है उस पर? देखिए फिल्म एंटरटेनमेंट है ना, और दिन ब दिन ये एंटरटेनमेंट शॉर्ट होती जा रही है। फिल्म भी 1.5 घंटे की आ गई है, और सोशल मीडिया ने एक एंटरटेनमेंट की है 20 सेकंड की, टिकटॉक। हाँ जी, लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन का ना होना, उसने उस ऐप को गलत इस्तेमाल किया। दुनिया में बड़ी अच्छी तरह वो इस्तेमाल हुई है, हमारे यहाँ गलत। आप उसमें अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी एक वक्त हम जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 70s की, मैं लड़कियों को देखता था बैग उठाए हुए शाम को एक एक डोर पे जा रही थी डायरेक्टर्स के चांस के लिए। उसमें बहुत सारे बड़े नाम भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो जाती थी फिर उनको चांस मिल गया। आज तो आप एक टिकटॉक बनाते हैं, मेरी हीरोइन जो है तेरे बाजद इराकी की जन्नत मिर्ज़ा, वो टिकटॉकर गर्ल है, वो इतनी पॉपुलर है कि किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। तो आप अपने, वो आपके पास मीडियम है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके, जो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। तो लिहाजा वो एक हिस्सा है, वो भी एक एक्टिंग का, फिल्म का एक हिस्सा है जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और इस उम्मीद के साथ कि आप अब अगली बार जो आपसे मुलाकात होगी तो हमारे सेट्स पे इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वादा कर रहे हैं आप? अच्छा, बस वादा कर लिया। तो आप फिल्म में काम करेंगे दोनों? आप मौका दें, हम फिल्म में भी काम कर लेंगे। एंकर तो कहीं भी मौजूद हो, काम बस को काम मिलना नहीं, डेफिनेटली हम आएंगे, और आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे बड़े बड़े सितारों से आपकी हमने मुलाकात करवाई है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। और फैसल क्या करना है? और जहाँ आप खाने खाएं वहाँ मूवी देखने हाँ जी, और खाना थोड़ा कम खाएं, हाथ हुला रखें, अपना पेट समझ के खाएं। चलें जी, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।